अर्ज किया है डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट होती है बेंड। डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट होती है बेंड। इस लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पार्ट सेकंड। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम यहां पे क्लास 10th में मैथमेटिक्स की कहानी में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखें, बहुत मजा आएगा। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं सर। तो यहां पे अपने रियल नंबर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए ये हमारा चौथा लेक्चर होगा, जहां पे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की अपनी दूसरी कहानी देखने वाले हैं सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो अपनी प्रूव डैट वाली वैरायटी में एक और तगड़ा, एक और शानदार, एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। तो सवाल को देखने के बाद सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आएगी कि सर, सवाल को पढ़ के आखिर कैसे जज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत है। तो आप लोग ये जो सोचोगे इसका जवाब सवाल के लैंग्वेज में ही मिल जाएगा। समझिएगा, अगर सवाल के लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात पे चर्चा मिलती है। सवाल के लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर को 2 चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। सवाल में ये वाली कहानी बोली जा रही है सर कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चीज मुझे सवाल के लैंग्वेज में दिखी, ये मुझे फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर चैप्टर के कौन से कंसेप्ट की तरफ इशारा करती है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे यस सर, याद आ रहा है सर, मुझे यहां पे क्लियरली रियलाइज हो रहा है कि ये वाली चीज मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि उसी कंसेप्ट में डेफिनेशन में ऐसा बोला जाता है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इससे मिलता जुलता कंसेप्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं सर, और अब हम बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत है। यानी कि सवाल पढ़ के जज करना कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये तो हमने इस सवाल में सीख लिया। अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है उस पे चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले सवाल में आखिर बोला क्या जा रहा है सर, इसे समझ लेते हैं। तो यहां पे अंग्रेजी में ये लिखा जा रहा है, ये बोला जा रहा है सर कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of a non-negative integral power of 2 and an odd number। अब ये जो अंग्रेजी में इतनी सारी कहानी लिख दी गई है सर, इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? तो मतलब को ध्यान से सुनिएगा सर। ये एक प्रूव डैट वाला सवाल है, यानी कि एक शो डैट वाला सवाल है। यानी कि मुझे यहां पे कुछ प्रूव करके दिखाना है, कुछ साबित करके दिखाना है। क्या साबित करके दिखाना है सर? तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे हमें यह बोला जा रहा है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो। बोला जा रहा है सर 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, या फिर इसी बात को ऐसा भी बोला जा सकता है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। आप हमेशा और हमेशा इस सिचुएशन में ये ऑब्जर्व करेंगे कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होगा, इसको गारंटेड आप 2 चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो सर। तो बोला जा रहा है इस सवाल के अंदर कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसे आप 2 चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में गारंटेड एक्सप्रेस कर सकते हो।
कौन सी दो चीजें सर? अब समझना। तो ये जो दो चीजें हैं, इनमें से एक चीज होगी आपका ऑड नंबर, ठीक है सर, और दूसरी चीज होगी 2 की पावर समथिंग। और ये जो 2 की पावर में होगा सर, ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अब समझना, बातों को कंबाइन कर रहा हूं। यहां पे सवाल में बोला जा रहा है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, आप गारंटेड हमेशा और हमेशा उस पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर को दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे दो चीजों में से एक चीज एक ऑड नंबर होगी, ये कोई भी ऑड नंबर हो सकती है, और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग होगी गारंटेड। और यहां पे ये भी बोला गया है कि ये जो 2 की पावर होगी वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। यानी कि समराइज करके मैं ये बोल सकता हूं कि सवाल के लैंग्वेज में ये कहा जा रहा है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसे दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे दो चीजों में से एक चीज दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो सकती है और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग होगी, जहां पे ये जो 2 की पावर होगी ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये जो बात सवाल में बोली जा रही है ना सर, इसी बात को हमें साबित करके दिखाना है, इसी बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है सर। अब समझना, अब यहां पे बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा कि सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर ये क्या बला है, ये क्या फंडा है। अब ध्यान से सुनना, नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है। तो इसमें इंटीजर वर्ड है, ये तो समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि मेरा इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लगाइए दिमाग, अगर इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। कहोगे सर अगर कोई इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा तो या तो वो 0 होगा या तो वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही बात सर, हमें बहुत अच्छे से अपने नंबर लाइन की नॉलेज से पता है सर कि या तो कोई इंटीजर 0 हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है। तो इस नॉलेज की मदद से कह देंगे कि अगर कोई इंटीजर नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, तो अगर वो नेगेटिव नहीं है सर तो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही बात सर। यानी कि हमेशा में ध्यान में रखना है कि ये जो बात बोली जा रही है साबित करने के लिए, उसमें 2 की पावर में या तो मुझे 0 दिखेगा या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर दिखेगा, हमेशा और हमेशा सर। तो ये वाली कहानी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सर। और ये वाली भी कहानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपकी दो चीजों में से एक चीज गारंटेड दुनिया का कोई भी ऑड नंबर होगा। ठीक है सर, तो ये कहानी समझ में आ चुकी है। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि सवाल में ये बोला जा रहा है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसको हमेशा और हमेशा दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पे दो चीजों में से एक चीज दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो सकती है और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग होगी, जहां पे हमेशा हमें दिखेगा कि 2 की पावर समथिंग में आपके पावर में या तो 0 होगा या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा सर। तो यही कहानी मुझे साबित करके दिखानी है, यही कहानी मुझे प्रूफ करके दिखानी है। तो सवाल बोलना क्या चाह रहा है ये भी अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब प्रूफ पे जाने से पहले ये जो बात बोली जा रही है सर, इसको थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, शुरुआती कुछ नंबर्स में वेरीफाई करके देखते हैं। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज को अगर हम वेरीफाई करें सर, तो मान लो रैंडमली कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 के अलावा सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो रैंडमली मैंने 13, 14, 15, 16 ये सेलेक्ट कर लिया सर। यहां पे ये वाली बात को थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं 13 की बात करूं सर, तो 13 को मैं लिख सकता हूं 1 × 13। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि मुझे पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो ऐसे ही करूंगा सर, कॉमन सेंस। तो यहां पे इसी चीज को मैं फर्दर ऐसा लिख सकता हूं सर, ध्यान देना, 13 × अब ये जो 1 है, क्या मैं इसको 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हम ये पढ़ के आ रहे हैं सर बचपन से
कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। हम ये बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी। बस ध्यान ये रखना कि यहां पे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 की पावर 0 मैथमेटिक्स में अभी आप लोगों के लिए डिफाइंड नहीं है सर। जब हायर क्लास में जाओगे ना तब इसके बारे में पढ़ोगे। तो अगर यहां पे 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, पावर 0 होगी तो वैल्यू हमेशा 1 होगा सर। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो बला है इसको आप 11th में टैकल करोगे तो उसके लिए निश्चिंत रहो। सिंपल आप ये ध्यान में रखो कि हम ये जानते हैं सर, किसी भी नंबर पे पावर 0 रहे तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक, तो क्या मैं इस 1 को इसी तर्ज पे ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आपको दिख रहा है कि 1 के अलावा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, जहां पे दो चीजों में से एक चीज एक ऑड नंबर है और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग है, जहां पे 2 की पावर में 0 है, जो कि सवाल के हिसाब से अलाउड है। तो एक जगह तो चेक हो रही है सर। आगे बढ़ते हैं। तो 14 पे बात करें सर, तो अगर हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करें तो 14 को मैं लिख सकता हूं 2 गुने 7। बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब देखो, तो इसी चीज को और अच्छे से यहां सवाल के अनुसार लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं सर। बिल्कुल, अब दिख रहा है कि 1 के अलावा कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हमने दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, जहां पे दो चीजों में से एक चीज एक ऑड नंबर है और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग है, जहां पे पावर में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ही होता है 0 या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है सर। बिल्कुल वेरीफाई हुई। नेक्स्ट नंबर पे टेस्ट करते हैं सर। अगेन अगर मैं 15 को फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखूं सर, तो मैं 15 को लिख सकता हूं। यहां पे कैसा समझना, देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं, यहां पे सवाल के अनुसार अगर एक्सप्रेस करने की बात करें सर, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 1 गुने 15। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, सवाल के अनुसार बात करनी है ना, तो सवाल के अनुसार एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब ये जो 1 है इसको मैं फर्दर क्या 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं सर, इतना इंटू 15। तो अगेन दिख रहा है कि मैंने इसे दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहां पे दो में से एक चीज एक ऑड नंबर है, दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग है, जहां पावर में 0 आ रहा है, जो कि सवाल के हिसाब से अलाउड है। अब एक और आखिरी नंबर पे टेस्ट करते हैं। तो 16 को इसी पैटर्न के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान देना सर, 2 की पावर यहां पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 1। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे अगेन मुझे दिख रहा है सर कि दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहां पे दो चीजों में से एक चीज एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है सर, इनटू 2 की पावर समथिंग, जहां पे पावर में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कुल मिला के एक पॉजिटिव इंटीजर है सर। तो हर बार ये वाली बात वेरीफाई होती है कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, आप उसको दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे दो चीजों में से एक चीज गारंटेड एक ऑड नंबर होगी और दूसरी चीज गारंटेड 2 की पावर समथिंग होगी, जहां पे पावर में हमेशा या तो आपको 0 दिखेगा या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर दिखेगा। ये बात हर बार वेरीफाई होती है। तो ये तो अब श्योर हो गया सर कि जो बात बोली जा रही है ना, ये 100% सही है। आप चाहो तो और किसी पॉजिटिव इंटीजर 1 के अलावा टेस्ट करके देख लेना। ठीक, अब मुद्दा ये हो जाता है सर कि मैथमेटिक्स में ऐसे कर करके हम हर नंबर को शो करके दिखाएंगे तो वो एक अच्छा प्रूफ नहीं माना जाएगा। हमें किसी जनरलाइज तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा। अब अगर किसी जनरलाइज तरीके से प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो चीज बताऊंगा इसी को आपको अच्छे से अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्या है, ध्यान से सुनना। तो यहां पे अब जनरलाइज तरीके से बात कर लेते हैं। ठीक, तो सवाल में बोला जा रहा है 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, सही बात है सर। तो 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसको मान लो जनरलाइज तरीके से हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं रैंडमली। आप किसी और वेरिएबल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है सर, अब समझना सर, याद करिए जब मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा रहा था, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 के अलावा दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होगा,
सर वो या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो एक कंपोजिट नंबर होगा। बिल्कुल सही बात सर, आपने ये पढ़ाया था कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो कंपोजिट होगा। अब एक एक करके केसेस लेते हैं। सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं कि यहां पे मान लेते हैं कि ये जो 1 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर है ये कोई प्राइम नंबर निकलता है। अब ध्यान से सुनना, तो अगर ये एक कोई प्राइम नंबर होगा तो अगेन समझिएगा, अगर प्राइम नंबर होगा सर तो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो एक इवन प्राइम नंबर होगा या तो वो एक ऑड प्राइम नंबर होगा। सही बात है ना सर, कि अगर ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर निकलता है तो या तो वो एक इवन प्राइम नंबर होगा या तो एक ऑड प्राइम नंबर होगा। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि सारे प्राइम नंबर्स के कलेक्शन में द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, यानी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि प्राइम नंबर्स का ये जो अनगिनत कलेक्शन होता है उसमें एक ही एकलौता इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। तो ये वाला केस बिल्कुल जस्टिफाइड है सर। तो अगर प्राइम नंबर होगा या तो इवन प्राइम नंबर होगा या तो ऑड प्राइम नंबर होगा, और अगर इवन प्राइम नंबर होता है तो गारंटेड है 2 होगा सर, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब मेरा ए इस सिचुएशन में क्या है, 2 है। तो 2 को अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से हम सोचें तो तुरंत कह सकते हैं सर कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं सर 2 की पावर 1 into 1। तो क्लियरली यहां पे हमने ये साबित कर दिया कि अपने 1 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर को दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, जहां पे दो चीजों में से एक चीज है मेरा एक ऑड नंबर और दूसरी चीज है 2 की पावर समथिंग, जहां पे पावर में एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि अलाउड है सर। क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आगे, तो अगर मेरा ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक इवन प्राइम नंबर नहीं होता है सर, तो प्राइम नंबर है, इवन नहीं है तो ऑड प्राइम नंबर होगा। अब देखो, अब यहां ध्यान से सुनना, अब ये ए दुनिया का कोई भी ऑड प्राइम नंबर हो, अगर हम सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो मुझे पता है सर कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। तो इसके भी दो ही फैक्टर्स होंगे क्योंकि ये एक ऑड प्राइम नंबर है, 1 and itself। तो itself तो ये a है सर, itself तो ये a है। तो अगर मैं इसको इस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 into a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब ध्यान से समझना, अब इसी 1 into a को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर 2 की पावर 0 into a, यानी कि 1 को मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया, कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब अगेन देखो, बात जस्टिफाइड होती है। मैंने अपने 1 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर को दो चीजों के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहां पे दो चीजों में से एक चीज एक ऑड नंबर है। समझना बात को सर, हमने ये जो केस लिया है इसमें मेरा ए क्या है, एक ऑड प्राइम नंबर है ना, तो ऑड प्राइम नंबर भी तो ऑड ही नंबर होता है ना सर। तो ये एक चीज एक ऑड नंबर है और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग है, जहां पे ये जो पावर है सर ये 0 है, जो कि सवाल के हिसाब से अलाउड है। तो यहां पे हमने देखा 1 के अलावा जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। तो जब प्राइम होंगे तो या तो इवन प्राइम होगा या तो ऑड प्राइम होगा। दोनों के लिए ये बराबर वेरीफाई होता है कि ये वाली बात सही है। अब आते हैं कंपोजिट पे। अब यहां पे सिचुएशन देखते हैं सर कि मान लो 1 के अलावा ये जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है ये एक कंपोजिट नंबर है। तो अब क्या सिचुएशन, क्या केस ले रहे हैं सर? तो अब मेरा केस है कि मान लो ए कोई कंपोजिट नंबर है। अब ध्यान से सुनना, अब फिर से ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है सर। तो अगर ए कोई कंपोजिट नंबर है तो तुरंत अब दिमाग में स्ट्राइक करता है, कंपोजिट नंबर आया यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीखा है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो सर, उसको आप बड़ी आसानी से अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है, ये हमने सीखा है सर। यानी और सिंपल लफ्जों में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को आप कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही बात है सर। अब देखो,
तो इसी तर्ज पे मान लो अपने इस कंपोजिट नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब ध्यान से सुनना सर, अभी अभी हमने फैक्टराइजेशन वाली सवालों की वैरायटी देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो वहां पे हमने जाना था कि फैक्टराइज करने के बाद कभी भी अगर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कहानी कुछ इस टाइप की आती है। कहानी कुछ इस टाइप की आती है, इसी टाइप की आती है सर, कि कोई प्राइम नंबर आता है, उसकी कोई पावर होती है, अगेन मल्टीप्लाई में कोई दूसरा प्राइम नंबर आता है, उसकी कोई पावर होती है, और इसी टाइप की कहानी बनती है ना सर। तभी तो कहते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है हर नंबर के लिए। तो इस टाइप की कहानी आती है, यानी इस कहानी से पता चलता है कि अगर इस तरीके से इस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना चाहें तो एक प्राइम नंबर, उसकी कोई पावर, एक दूसरा प्राइम नंबर, उस पर कोई पावर, कोई तीसरा प्राइम नंबर अगर होगा तो उस पर कोई पावर, इसी तरीके से एक्सप्रेस होगा। अगेन इस एक्सप्रेस करने के तरीके में रिकॉल करिए फैक्टराइजेशन के सवाल। हमने इस एक्सप्रेस करने के तरीके में यह भी सीखा है कि ये जो प्राइम नंबर में पावर की कहानी होती है सर, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। याद आ रहा है सर? आप देखिए कोई भी फैक्टराइजेशन का सवाल जो कि आपने सॉल्व किया है कि प्राइम फैक्टर्स पे जो भी पावर होती है सर, वो गारंटेड, तुम देख लेना, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगी सर। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के टर्म में एक्सप्रेस करें तो कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई प्राइम नंबर P1 और इसकी कुछ पावर A1 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन सर, बिल्कुल, इनटू कोई प्राइम नंबर P2 इसकी कुछ पावर A2 इनटू कोई प्राइम नंबर P3 इसकी कुछ पावर A3, और ऐसे कैसे करते करते हम और आगे तक भी जा सकते हैं, कोई प्राइम नंबर PK और इस पे पावर AK। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। तो हमने जो फैक्टराइजेशन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के टर्म में कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना सीखा है, उसी हिसाब से अपने कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया। जहां पे बहुत अच्छे से मुझे ये पता है कि ये जो पावर में A1, A2, A3 डॉट 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 AK है सर, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और मुझे यहां पे ये भी पता है सर कि ये जो P1, P2, P3 डॉट डॉट करते हुए PK है, ये कोई ना कोई प्राइम नंबर है। अगेन याद रखना कि ये जो प्रॉपर फैक्टराइजेशन का हमने फंडा सीखा है सर सवालों में, उस फंडे से हमें यह भी पता है कि ये जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। जब आप पावर के फॉर्म में लिख देते हो तो हर एक प्राइम नंबर दूसरे से अलग होता है सर, ये भी हमने देखा है। यानी कि ये सारे प्राइम नंबर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है सर। अगेन याद करिए, हमने ये भी सीखा है सर कि जब इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने का एक बेटर तरीका ये माना जाता है कि आप अपने प्राइम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। क्या नहीं सीखा है? बिल्कुल सर। तो इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर लेते हैं कि P1, P2, P3 डॉट 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 PK ये सारे अलग अलग प्राइम नंबर्स तो हैं ही, साथ साथ बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। यानी कि सर सबसे छोटा P1 है, इससे बड़ा P2 है, इससे बड़ा P3 है, इससे बड़ा P4 है, ऐसे करते करते यहां पे सबसे बड़ा मान लो PK है सर। ठीक, तो जो पढ़ा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं सर। अब देखो, अब ये करने के बाद यहां पे मेरी बात को अब बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां पे तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मजेदार बात क्या है, अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे ये तो नंबर टू नंबर वैरी करेगा सर। कॉमन सेंस की बात है ना, कि ये जो प्राइम फैक्टर्स मैंने यहां पे रैंडमली वेरिएबल के फॉर्म में माने हैं, ये प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर क्या क्या होंगे ये तो नंबर पे डिपेंड करेगा कि मेरा कंपोजिट नंबर क्या है। जैसा कंपोजिट नंबर उस टाइप का उसका प्राइम फैक्टर आएगा, उसके लिए उस हिसाब से प्राइम नंबर आएगा। तो अब चूंकि यहां पे भी प्राइम नंबर अलग अलग हो सकते हैं, तो मेरा दिमाग चल रहा है सर की दो सिचुएशन बनेगी। क्या क्या सिचुएशन? ध्यान से सुनना। तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है सर कि आपका देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, बढ़ते हुए क्रम में प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या जानते हो? 2। तो कहोगे सर एक सिचुएशन ये हो सकती है जब ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि सबसे पहला ये जो प्राइम नंबर है ये हो जाए 2, और बाकी जितने भी, क्योंकि बाकी सारे अलग है सर, तो आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑड प्राइम नंबर्स होंगे सर। लॉजिक।
तो एक सिचुएशन मुझे समझ में आती है कि कभी भी इस तरीके से अगर फैक्टर करने के बाद फैक्टराइजेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो एक सिचुएशन ये बन सकती है सर कि इन सब में से कोई एक प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम फैक्टर 2 हो जाए, क्योंकि बाकी सारे के सारे तो ऑड होंगे ही। इसके अलावा एक और सिचुएशन ये बन सकती है सर कि इसमें 2 आए ही ना। बिल्कुल सही बात है सर। एक और सिचुएशन ये बन सकती है कि इसमें प्राइम नंबर्स में 2 आए ही ना सर। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देखो, अगर 2 नहीं आएगा, समझना, अगर 2 नहीं आएगा उस सिचुएशन में ये सारे के सारे ही ऑड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो बाकी जितने प्राइम नंबर होंगे वो तो ऑड होते ही हैं। तो अगर किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर के तौर पे 2 नहीं आया सर, तो मुझे दिखता है कि बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे ये सारे के सारे ऑड ही होंगे सर। तो यहां पे भी अगेन मुझे 2 केस समझ में आता है। एक केस तो ये कि इनमें से, चूंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना सर, बढ़ते हुए क्रम में है, तो इनमें से कोई एक आपका प्राइम फैक्टर 2 हो, क्योंकि बाकी चूंकि सारे के सारे अलग हैं तो ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे कोई ना कोई। और दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है सर कि आपके कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टर 2 आए ही ना, तो अगर 2 नहीं आएगा तब तो गारंटेड है कि सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे ही होंगे। तो एक केस बना 2 के साथ कॉम्बिनेशन में आपके और दूसरे ऑड प्राइम नंबर्स, और एक केस बना जहां पे सारे के सारे ये ऑड प्राइम नंबर्स। अब दोनों केसेस को एक एक करके एनालाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे जो दोनों केसेस बन रहे हैं उनको एक एक करके एनालाइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनिएगा। देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन को बस दिमाग में रखिएगा। अभी फिलहाल रब कर दे रहा हूं, ठीक है सर, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे इसी एक्सप्रेशन को कंप्लीट करें, P1 की पावर मान लो A1, P2 की पावर A2, P3 की पावर A3, ऐसे करते करते यहां पे PK की पावर AK, ठीक है सर, लिख लिया। अब देखो, तो अगर पहले केस के हिसाब से चले तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये P1 2 है सर, क्योंकि पहला वाला आपका इवन प्राइम नंबर हो गया, इवन प्राइम फैक्टर हो गया, बाकी सारे तो ऑड हैं ही सर। तो पहले सिचुएशन में ये आपका बन गया है 2, और बचे हुए ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे बचे हुए ऑड है सर। अब समझना, तो अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में इसी चीज को मैं बोल सकता हूं 2 की पावर A1। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि हमने केस ही माना है कि इन सारे में से कोई एक फैक्टर 2 है, बाकी के सारे तो ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं ही सर। तो इतना इनटू, अब ध्यान से सुनना, ये जो पूरी बची हुई चीज है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना, क्योंकि अब जैसे ही आपने एक्सप्रेस किया तो 2 चीजों में से एक चीज आपको दिखने लगी, 2 की पावर समथिंग, और आपको यह भी दिख रहा है कि ये जो पावर में समथिंग है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो कि सवाल के हिसाब से अलाउड है। अब यानी कि इससे यह पता चलता है सर कि ये पूरी चीज एक ऑड नंबर बनना चाहिए। देखते हैं सर बनेगा कि नहीं, देखना, ध्यान से सुनना। तो यहां पे बहुत अच्छे से आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि किसी भी ऑड नंबर पे अगर पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा सर, किसी भी ऑड नंबर पे अगर पावर में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा सर, तो वैल्यू हमेशा एक ऑड नंबर ही आती है। आप चाहो तो टेस्ट करके देख लो, कोई भी ऑड नंबर उठा लो, मान लो सबसे सिंपल 3 ही उठाता हूं, ऑड नंबर है सर, इसकी पावर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डाल लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तुम 1 डाल लो, तुम 2 डाल लो, तुम 3 डाल लो, तुम 4 डाल लो, अब हमेशा देखोगे कि रिजल्टेंट एक ऑड नंबर ही होता है। देखो ये 3, ये देखो अगेन ऑड नंबर, 3 3 9 3 27, अगेन देखो ऑड नंबर, 3 3 9 3 27, 3 यहाँ पे 81, देखो अगेन यहाँ पे ऑड नंबर, 3 की पावर 5 लेके देख लो, 81 3 243, देखो अगेन एक ऑड नंबर। तो आपको हमेशा दिखेगा कि किसी ऑड नंबर के पावर में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो रिजल्टेंट हमेशा एक ऑड नंबर होता है। यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट बात मुझे ऑब्जर्व हुई, इस इंपॉर्टेंट बात के हिसाब से अगर हम सवाल में लौटे सर, तो तुरंत यहां पे कह देंगे, समझना सर ये इंडिविजुअली एक ऑड नंबर, देखो ये क्या है, P2 एक ऑड प्राइम है, यानी अल्टीमेटली एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे पावर पॉजिटिव इंटीजर, ये इंडिविजुअली ऑड नंबर। इसी तरीके से ये भी इंडिविजुअली ऑड नंबर, इसी तरीके से ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, यानी सारे के सारे इंडिविजुअली ऑड नंबर। यानी फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है जहां पे कुछ ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई में है सर,
क्योंकि ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, यानी ये सारे ऑड नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगेन एक और मजेदार रिजल्ट दिमाग में आता है सर कि आप कितने भी ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट हमेशा ऑड आएगा। चाहो तो टेस्ट करके देख लो। एग्जाम्पल 1 into 5 रिजल्टेंट ऑड नंबर, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया। एग्जाम्पल 3 गुने 7 ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया, ऑड नंबर। तो कितना भी आप टेस्ट करके देख लो, आप पाओगे एक ऑड को दूसरे ऑड से या फिर कितने भी ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्टेंट हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। यानी कि सर, यानी कि इस हिसाब से यहां पे हम तुरंत कह देंगे, तुरंत बता देंगे सर कि ये पूरी की पूरी चीज एक ऑड नंबर आएगी। सर हो गया काम, हो गया काम सर यहां पे। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर a1 इंटू एन ऑड नंबर। सिंपल सर। तो जो एक्सप्रेस करना था हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर, कि 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे आपके वो दो चीजों में से एक चीज हमेशा एक ऑड नंबर होगी और दूसरी चीज 2 की पावर समथिंग हमेशा होगी, जहां पे वो समथिंग हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो इस सिचुएशन में ये बात साबित हो गई। क्लियर है? इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, अब एक और केस याद होना चाहिए आपको सर जो हमने कंसीडर किया था। एक और केस क्या था, रिकॉल करिए यहां पे। तो दूसरा केस हमने यहां पे ये जज किया था सर कि हो सकता है कि मेरा वो जो नंबर है उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए ही ना सर एज प्राइम फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर 2 नहीं आएगा तो बचे हुए जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सारे ऑड होंगे। यानी कि सर ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सारे ऑड सर। अब अभी हमने सीखा है कि ऑड नंबर पे पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहे रिजल्टेंट हमेशा ऑड होता है। तो ये भी ओवरऑल ऑड हो गया, ये भी ओवरऑल ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। यानी कि ये सारे के सारे इंडिविजुअली ऑड है और ये सारे मल्टीप्लाइड है, ये सारे मल्टीप्लाइड है। तो अगेन अभी सीखा है कि अगर ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट भी एक ऑड नंबर आता है सर। यानी कि ये सारे के सारा का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सर, ये एक ऑड नंबर निकल के आ रहा है। अब समझना मेरी बात को। तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन एक ऑड नंबर आया तो कहोगे सर दो चीजों का प्रोडक्ट, अभी बस एक ही दिखा ऑड नंबर, दूसरा कहां है? आ जाएगा, लगाओ लॉजिक। तो लॉजिक लगाओगे तुरंत कहोगे सर कि कोई भी ऑड नंबर है उसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है। बिल्कुल सर कर सकते हैं। यानी कि अब इस 1 को क्या हम 2 की पावर 0 नहीं बना सकते रिक्वायरमेंट के हिसाब से? बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो अगेन देखो यहां पे 2 की पावर 0 इंटू ऑड नंबर, तो जो फॉर्मेट था उसमें एक्सप्रेस करके दिखा दिया सर। दो चीजों का प्रोडक्ट, जहां पे दो चीजों में से एक चीज गारंटेड एक ऑड नंबर है, दूसरी चीज गारंटेड 2 की पावर समथिंग है, जहां पे 2 की जो पावर है सर वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है सर। तो अगेन साबित हो गया। तो यहां पे जनरलाइज तरीके से हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी वो हमने साबित भी कर ली सर। तो यही जो कहानी मैंने आपको बताई है, जो समझाई है, इसी कहानी को आपको सिंपली एग्जाम में लिख देना है। एग्जाम में लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उसको देखते हैं सर। उससे पहले थोड़ा सा ये पूरी चीजें इरेज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवाल की पूरी कहानी सीख ली, पूरी कहानी समझ ली। अब एक बार आंसर प्रेजेंटेशन भी सीख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रूव डैट वाला सवाल है, मैंने आपको सिखाया था प्रूव डैट या शो डैट वाला सवाल रहे तो हमेशा सॉल्यूशन को प्रूफ बोल के स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ बोल के स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे बताया था, जिस ऑर्डर में लिखना बताया था, बिल्कुल वही चीजें उसी ऑर्डर में आपको सॉल्यूशन में लिख लेनी है। सबसे पहले याद करिए, हमने ये डिस्कस किया था कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो वेरिएबल एज्यूम किया n, तो यहां पे बोल दिया कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर अदर देन 1। कहीं पे भी अगर आपको मेरे सॉल्यूशन में कोई शॉर्ट फॉर्म दिखे तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं फुल फॉर्म में लिखना है। प्रिंस सर ने टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जैसे यहां पे int इंटीजर मैंने लिखा, आपको एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले अपना वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब अगेन हमने अपने डिस्कशन में बहुत अच्छे से सीखा था कि 1 के अलावा दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो एक कंपोजिट नंबर। इस बात को भी बोल देंगे। Therefore n is either a prime number or a composite number। अब हमें पता है सर कि एक एक करके सिचुएशंस को एनालाइज करना है। सबसे पहली सिचुएशन ले लेते हैं कि n कोई प्राइम नंबर होगा।
तो केस 1 व्हेन n इज प्राइम नंबर, अगेन हमने देखा था सर कि इसके अंदर भी दो सिचुएशन बनती है कि n अगर एक प्राइम नंबर होगा तो या तो एक इवन प्राइम नंबर होगा या तो एक ऑड प्राइम नंबर होगा। अगर इवन प्राइम नंबर होगा तो एक ही इवन प्राइम नंबर जानते हैं, वो है 2 सर, एक्सप्रेस करके दिखा देंगे। अब समझना, इसी प्राइम नंबर वाले केस 1 के अंदर दो सिचुएशन बन रही है, तो इसके अंडर अब सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 करके बोलेंगे। यानी कि देखो यहां पे सिचुएशन 1, अगेन आपको फुल फॉर्म लिखना है, व्हेन n इज इवन प्राइम, तब हम बोल देंगे n बराबर 2, क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये रीजन ब्रैकेट में दे देंगे। अब एक्सप्रेस करके दिखा देंगे, देयरफॉर 2 बराबर 2 की पावर 1 into 1। तो यहां पे अब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी क्लियरली सी दैट out of the expression 1 is an odd number and other one is a non-negative power of 2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पे हम तुरंत लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद यहां पे आ जाते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे, यानी कि n इज एन ऑड प्राइम नंबर से। तो अगर n ऑड प्राइम नंबर होगा, अगेन एक्सप्रेस करके दिखा देंगे, देयरफॉर n को हम लिख सकते हैं सर 1 into n, यानी कि इस फॉर्मेट में 2 की पावर 0 into n। अगेन वो जो स्टेटमेंट है कि इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, जहां पे दो में से एक ऑड नंबर होगा, दूसरा 2 की नॉन नेगेटिव पावर होगा, वो कहानी यहां पे लिख लेंगे कि वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट फलाना 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 ढिमकाना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो केस 1 डिस्कस कर लिया, अब आ जाएंगे सर केस 2 पे। तो केस 2 क्या था सर? केस 2 ये था कि अगर हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर एक कंपोजिट नंबर हो, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन n इज अ कंपोजिट नंबर। अगेन हमें पता है सर दो सिचुएशन आएगी, लेकिन सिचुएशन पे जाने से पहले अपना फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। तो यहां पे हमने एक्सप्रेस करके दिखा दिया, देयरफॉर n बराबर कुछ p1 की पावर a1 इंटू p2 की पावर a2, ऐसे करते करते pk की पावर ak, और आपको ब्रैकेट में लिखना है। ये आपने कहां से लिखा? तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगेन आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है सर, ठीक है? कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म है आपको फुल फॉर्म लिखना है, ये आपको सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था सर कि P1, P2, P3, P4 ये सारे क्या हैं? अलग अलग प्राइम्स है सर। मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, अलग अलग प्राइम्स है। अगेन मैंने आपको बताया था सर जो लिखने का तरीका हमने सीखा, हमने जाना असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो चीज यहां पे लिख दी कि ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, एंड सो ऑन, ये चक्का चल रहा है। अगेन हमने ये भी जाना था सर अपने सॉल्व किए हुए सवालों से कि ये जो प्राइम नंबर के पावर होते हैं ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो भी लिख लेंगे। ऑल्सो दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इतना बोलने के बाद हमें पता है यहां से भी दो केसेस आएंगे, तो पहले उन दो केसेस पे चर्चा की सर कि व्हेन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स either one prime factor is 2 and all others are odd और ऑल दी प्राइम फैक्टर्स और ऑड, हमने डिस्कस किया था। यही दो केसेस यहां पे बन सकते हैं। अब इनको फिर से डिस्कस करेंगे सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 बोल के। सबसे पहले सिचुएशन 1, व्हेन P1 बराबर 2 एंड ऑल अदर्स यानी कि P2 P3 डॉट 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 Pk आर ऑड। तो इस हिसाब से इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं सर कि इसके बदले 2 डाल दिया तो 2 की पावर a1 इंटू इसको कलेक्टिवली लिख लिया। और अब देखो, अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्टली इस पूरे के बदले आपको लिख लेना है ऑड नंबर। आपसे ब्रैकेट में रीजन दे देना कि ऑड की पावर पॉजिटिव इंटीजर ऑड नंबर और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर, यानी यहां से आपको डायरेक्टली लिखना है ऑड नंबर, बस ब्रैकेट में रीजन दे देना सर। तो यहां पे एक्सप्रेस हो गया। अगेन वही वाला स्टेटमेंट लिख देना, हेंस हियर वी क्लियरली सी दैट फलाना 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 ढिमकाना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब फाइनली कहां पे आ जाते हैं सर? अब सिचुएशन नंबर 2 पे आ जाते हैं, जहां पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे के सारे जो मेरे प्राइम फैक्टर्स है वो ऑड है। तो लिख लिया व्हेन P1 P2 P3 Pk ये सारे क्या है? ऑड प्राइम्स है। अब इसी चीज को एक्सप्रेस करेंगे तो सीधे बोल देंगे बराबर ऑड नंबर। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। देखो अगेन ये वाली चीज आपको यहां पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको इक्वेशन नंबर पूरा 3 माना है, तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दिया तुमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यानी इस चीज को आप जरूरत के हिसाब से लिख सकते हो 1 इंटू ऑड नंबर, जिसको अगेन जरूरत के हिसाब से 2 की पावर 0 इंटू ऑड नंबर लिख सकते हो। तो अगेन यहां पे आप लिख दोगे कि हियर ऑल्सो वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट फलाना 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 ढिमकाना।
अब याद रखना लास्ट में लिखोगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 वी हैव क्लियरली प्रूव दैट, और वो जो स्टेटमेंट है वो लिख देना, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। एक बार आपको फिर से शुरू से सोल्यूशन दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी सर। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, अगेन अगेन अगेन। तो यहां पे जो भी बोला उसी चीज को लिखा, इतना लिख दोगे तो मजाल है किसी की कि आधे भी नंबर आपके काट ले। तो सर इस प्रूव डैट वाली वैरायटी को बहुत ही अच्छे से समझा। अब चलते हैं एक और अगली वैरायटी पे, ध्यान दीजिएगा। तो अब अपने सवालों की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हुए आ जाते हैं अगली वैरायटी पे। अब मुद्दा यह है सर कि इस वैरायटी के सवाल को पढ़ के कैसे जज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि सॉल्व करने के लिए मुझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसे जज करेंगे सर, इसका जवाब सवाल के लैंग्वेज में ही छिपा है। अगर आप थोड़ा सा सवाल के लैंग्वेज पे ध्यान दो तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहां पे कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिट नंबर की कहानी किस कंसेप्ट में मिलती है, आप तुरंत कहोगे सर मुझे पता है, मुझे पता है सर कि ये कहानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में फर्स्ट चैप्टर में मिलती है। तो बस आपने जज कर लिया सर कि इस वैरायटी को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जज करना सीख लिया। अब ये समझते हैं सवाल कह क्या रहा है। सवाल बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। अब ये अंग्रेजी में क्या बोला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहां पे डायरेक्टली सीधे सीधे कोई नंबर नहीं दिया गया, हमें इनडायरेक्टली एक नंबर दिया गया है। हमें यहां पे डायरेक्टली कोई नंबर नहीं दिया गया है सर, हमें इनडायरेक्टली एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जो कि एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में है। तो यहां पे इनडायरेक्टली एक नंबर गिवन है जो कि एक सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में है, और हमें यहां पे ये एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों ये चीज एक कंपोजिट नंबर होगी। तो सिंपल सा फंडा ये है सर कि हमें एक सिंप्लीफिकेशन, एक एक्सप्रेशन गिवन है, और हमें यहां पे ये एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों ये वाली चीज, क्यों ये वाला एक्सप्रेशन, क्यों ये वाला सिंप्लीफिकेशन एक कंपोजिट नंबर होगा। तो सवाल सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मुद्दा ये है सर, सवाल क्या है ये समझ गए, सवाल किस कंसेप्ट से बनेगा ये भी समझ गए। अब मुद्दा ये है कंसेप्ट अप्लाई कैसे कैसे करें सर। अगेन ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले ये चीज हमेशा याद रखना प्रिंस सर की, भले आगे जाके प्रिंस सर से मैथ्स ना पढ़ो, लेकिन याद ये वाली बात जरूर रखना, बहुत काम की है। कभी भी किसी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सा जवाब होगा सर, सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, नाम में ही छिपा है। अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन, कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है तो कैसे सॉल्व करते हो? कहोगे सर सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या है, सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मेट है, सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, अपने आप सॉल्व होगा। अगेन प्रिंस सर की एक और बात याद रखना, बात यह है कि कहीं पे भी मैथमेटिक्स में कुछ सिंप्लीफाई कर रहे हो, कुछ भी सिंप्लीफाई कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर चीजें कॉमन होती हुई दिख रही है तो कॉमन लेने में कभी भी मत हिचकिचाना, क्योंकि कॉमन लेना हमेशा फायदे का सौदा होगा। ये हमेशा याद रखना मैथमेटिक्स में। किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हो और अगर आपको कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है तो मैक्सिमम चांसेस इसी बात के हैं कि कॉमन ले लोगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा सर, आपके लिए रास्ता आसान जरूर हो जाएगा। तो ये दो बातें प्रिंस सर की हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखिएगा। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए टूट पड़ते हैं इस सवाल पे। अब देखो, अब ऑब्वियसली ये वाली चीज ओवरऑल एक नंबर होगी तो इसको कुछ मान लेते हैं। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। कैसे स्टार्ट करेंगे सर? लेट ए बराबर कोई वेरिएबल इस एक्सप्रेशन को मान लिया, लेट ए बराबर 3 into 5 into 7 plus 7। ठीक है सर, अब जो जो बताया करिए। सिंप्लीफिकेशन है, कैसे सॉल्व होगा? सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन होता हुआ दिख रहा है, फट से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन हो रहा है? 7 कॉमन निकालते हैं। 7 को निकाला, कॉमन ही हो जाएगा 3 into 5 into 1, यहां पे +1। ठीक है सर, अब देखो यहां पे
तो यहां पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें सर, तो 7 को तो एज इट इज छोड़ दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है इसको हम लिख सकते हैं सर 5 3 ज़ा 15 इंटू 1 15, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा सर, यानी ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी 16 में। अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए यहां पे रुक जाएंगे क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगेगा कैसे। ध्यान से सुनना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, आप उसे अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि मुझे इस चीज को कंपोजिट नंबर साबित ही करना है, तो क्या दिमाग लगाया जाए अपने कंसेप्ट का, क्योंकि कंसेप्ट तो कहता है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मेरा दिमाग चल रहा है इसी स्टेटमेंट को उल्टा बोल देंगे सर तो काम हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो सर्टेन कंडीशन में हम कह देंगे कि वो जरूर से कंपोजिट नंबर होगा। क्या मैंने बोला? इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट से हम ये भी बोल सकते हैं सर कि अगर कोई नंबर कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस्ड है तो गारंटेड वो एक कंपोजिट नंबर होगा अगर वो कुछ कंडीशन फुलफिल करता हो। क्या कंडीशन? तो कंडीशन ये होनी चाहिए सर कि वो जो फैक्टराइजेशन है उससे ये साबित हो जाए कि मेरे ओरिजिनल नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो फैक्टराइजेशन से कंपोजिट नंबर साबित कर सकते हैं। मुद्दा बस ये है कि हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर ओरिजिनल नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। कैसे दिखाते हैं? तो उसी फैक्टराइजेशन के मदद से दिखाते हैं। अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करके और अच्छे से समझते हैं, ध्यान देना। तो यहां पे अगर मैं अपने कंसेप्ट के हिसाब से इसको और फर्दर फैक्टराइज करूं सर, क्योंकि और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो 7 को तो 7 ही लिख देंगे, 16 को लिख सकते हैं सर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी कि सर 2 की पावर 4। जिसको और अच्छे से अरेंज करके लिख लें तो 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि मेरा ये जो ओरिजिनल नंबर ए है इसको हमने कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यहां से कह देंगे कि जी हां ये एक कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब कंडीशन पे जाते हैं। तो इस फैक्टराइजेशन से क्या तुम ये बोल सकते हो कि इस नंबर ए के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे? कहोगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर। कैसे? अब समझना यहां पे। मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं यहां पे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखता हूं तो लॉजिकली मैथमेटिकली जानते हैं कि ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं ये इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ये बहुत अच्छे से जानते हैं सर। तो यहां पे भी कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो ए है, ये ए कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहा है सर, यानी कि यहां से कह देंगे कि 2 और 7 इसके फैक्टर्स होंगे। अब समझना, तो यहां से हम कह देंगे देयरफॉर ए हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे सर मोर देन 2 फैक्टर साबित हो गया? तो देखो सर 2 फैक्टर तो यहीं पे दिख गए 2 और 7, 2 फैक्टर तो यहीं पे दिख गए 2 और 7। उसके अलावा जानते हैं सर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमें पता है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो एक और फैक्टर 1 हो गया। तो किसी नंबर के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो साबित हो गया सर वो एक कंपोजिट नंबर है। खत्म कहानी। तो सिंस यहां पे दिख रहा है देयरफॉर ए हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर ए इज अ कंपोजिट नंबर। देयरफॉर ए इज अ कंपोजिट नंबर। ये यहां पे हम बोल देंगे बिना किसी दिक्कत के। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो इजीली हमने अपने कंसेप्ट की मदद से सवाल को सॉल्व यहां पे कर लिया है। क्लियर है कहानी? फटाफट नोट डाउन करो। अब देखो, अब ये करने के बाद अगर हम चाहते हैं सर
तो इसी सोल्यूशन को और छोटा बना सकते थे। कैसे, समझना बात को। सर इतना नीचे ना जाके जब यही करना था तो यहीं पे बोल सकते थे सर, यहीं पे लिख के बोल सकते थे कि क्लियरली ए हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या क्या सर, तो एक तो 1 हर नंबर का फैक्टर, उसके अलावा 7 भी एक फैक्टर होगा और 16 भी एक फैक्टर होगा। ऐसे भी तो बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे सर। तो ऐसे भी बोल के यहीं पे आप बोल सकते थे कि a हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर a इज अ कंपोजिट नंबर। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो यहां से भी डायरेक्टली बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है सर। तो लॉजिक ये याद रखोगे सर कि अगर आपको दिख रहा है कि ये नंबर कोई आसान सा नंबर है, फैक्टराइज किया जा सकता है इजीली, तो थोड़ा सा फैक्टराइज करके अच्छे से लास्ट में जाके लिख देना। अगर आपको लग रहा है सर यहां कोई बहुत बड़ा सा, कोई बहुत टेढ़ा सा, बवाल सा नंबर आ रहा है, तब ज्यादा नीचे जाके टाइम मत बर्बाद करना, वहीं पे बोल के निकल जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है सर। अब इसी टाइप के एक और सवाल को सॉल्व करते हैं और एक आपको होमवर्क दे दूंगा सर, ध्यान से सुनना। तो ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। अगेन सवाल की कहानी वही है कि ये कंपोजिट नंबर होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यों होगा। मैं आपको ये वाला बता देता हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो अगेन मान लो कुछ मान लेते हैं यहां पे सोल्यूशन, क्या लिख लेंगे सर, लेट, मान लो इस बार लेट बी बराबर, कुछ भी मान सकते हैं सर, मेरा मन है बी ले लिया। लेट बी बराबर यहां पे लिख लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब अगेन सिंप्लीफिकेशन है, कैसे सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई करेंगे। कॉमन होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, ले लेते हैं। 5 कॉमन हो रहा है सर, तो मेरे पास बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2। सिंपली सर 1 लिखने का कोई अलग से मतलब है नहीं, इतना प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब 5 × इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कर लेते हैं सर। तो देखो 7 × 6 = 42, 42 × 4 कितना हो जाएगा, तो कह दोगे 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168 हो गया। तो 7 × 6 = 42, 42 × 4 हो गया 168, × 3 = 2 = 6। तो 8 × 6 = 48, यहाँ पे 4, 6 × 6 = 36 + 4, 40 का 0 यहाँ पे 4, 6 × 1 = 6 + 4 10, यानी कि ये हो गया सर यहाँ पे, ध्यान से सुनना, 1008 + 1 1009 हो जाएगा सर। बस अब क्या दिख रहा है, एक बड़ा नंबर आ गया है सर। अननेसेसरली आगे यहाँ पे लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं पे बोल देंगे देयरफॉर वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट B has more than 2 factors, more than 2 फैक्टर्स। क्या क्या सर, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, उसके अलावा 5 और उसके अलावा 1009, बस कहानी खत्म। देयरफॉर वी कैन से दैट B इज अ कंपोजिट नंबर। कहानी खत्म, पैसा हजम। फटाफट नोट डाउन कर लो सर, इतना ही लिखना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर छोटा नंबर होता थोड़ा और फैक्टराइज करते, लेकिन अब बड़ा बवाल सा नंबर आ रहा है सर, तो फैक्टराइज करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहीं पे खेल जाएंगे। ठीक है, अब इस पे यही चीज साबित करना यहां पे आज के क्लास का आपका होमवर्क रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, अब आपकी क्लास रोज आएगी, रेगुलरली आएगी सर, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आज के लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। आज कुछ और वैरायटीज के बारे में बात की और यहां पे ये होमवर्क सभी से बनना चाहिए सर। तो उम्मीद करूंगा जो भी पढ़ाया उसको आपने एंजॉय किया, आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से मजा आया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सर। अपने जो भी 10th के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए और बताइए कि कैसे टीचर हैं जिनके साथ पढ़ने में ना मैथ्स बिल्कुल फील हो जाती है सर। तो यहाँ पे इसी तरीके से अपनी कहानी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी सवालों की वैरायटी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।